नमस्कार। आज हम दर्शन की दुनिया में एक बहुत ही बड़े नाम अरस्तु के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ जी। हमारे पास जो सामग्री है वो पूरी तरह अरस्तु के दर्शन पर ही है और हमारा मकसद है उनके कुछ सबसे कह सकते हैं अहम विचारों को खंगालना। बिल्कुल। जैसे वो अपने गुरु प्लेटो से किन बातों में अलग थे, उनका वो पदार्थ और रूप का विचार वो क्या था, किसी चीज के होने के पीछे वो क्या कारण मानते थे और असलियत मतलब रियलिटी उसको वो कैसे देखते थे। हाँ, और अरस्तु सिर्फ एक दार्शनिक के तौर पर ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक ऐसे विचारक के तौर पर भी जिन्होंने अनुभव मतलब दुनिया को देखकर, समझकर और फिर तर्क से ज्ञान पाले पर बहुत जोर दिया। अच्छा। उनके विचारों का असर तो सदियों तक रहा पश्चिम में, और मजे की बात है कि भारतीय दर्शन की कुछ धाराओं पर भी उनकी छाप दिखती है। उनकी सोच आज भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शायद सबसे बड़े मतभेद से अरस्तु और उनके गुरु प्लेटो। हाँ, उस असली दुनिया की एक धुंधली सी कॉपी है, एक तरह का आदर्शवाद था ये। बिल्कुल। प्लेटो के लिए तो असली ज्ञान तर्क से, आत्मा के चिंतन से आता था। इंद्रियों से मिला अनुभव तो भ्रामक था उनके लिए। लेकिन अरस्तु ने इस बात को काटा। उन्होंने कहा नहीं, असलियत यही है, हमारे आसपास की दुनिया में। वो जो फॉर्म्स या विचार हैं वो कहीं आसमान में नहीं है, बल्कि हर चीज के अंदर ही मौजूद है। अच्छा, ये तो बड़ा फर्क है। हाँ, ये बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। मतलब आदर्शवाद से हटकर यथार्थवाद, रियलिज्म की ओर। अरस्तु के लिए असली दुनिया वही है जिसे हम अपनी इंद्रियों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर असली दुनिया यही है तो फिर ज्ञान कैसे मिलता है? इस पर भी उनकी सोच प्लेटो से अलग थी। निश्चित रूप से बिल्कुल अलग। प्लेटो जहां तर्क और दिमागी कसरत, रैशनल इंसाइट पे जोर देते थे, वहीं अरस्तु ने कहा कि ज्ञान की शुरुआत इंद्रियों के अनुभव से होती है। सेंसरी एक्सपीरियंस। हमें चीजों को ध्यान से देखना होगा, उनका अवलोकन करना होगा। ऑब्जर्वेशन। हाँ, ऑब्जर्वेशन। और फिर तर्क का इस्तेमाल करके नतीजे निकालने होंगे। इसीलिए आप देखेंगे अरस्तु ने जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, आसमान के तारों, मतलब असल दुनिया की चीजों का बहुत गहरा अध्ययन किया। जबकि प्लेटो गणित और अमूर्त विचारों में ज्यादा रुचि रखते थे। एग्जैक्टली। ये दिलचस्प है कि अरस्तु ने असलियत को चीजों के अंदर ही देखा, तो उनका वो पदार्थ यानी सब्सटेंस का सिद्धांत जिसे हाइलोमॉर्फिज्म कहते हैं, हाँ, हाइलोमॉर्फिज्म, वो इसी से जुड़ा है। ये पदार्थ और रूप वाली बात थोड़ी और समझाएंगी। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हाइलोमॉर्फिज्म अरस्तु की सोच का एक कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया में हर एक अकेली चीज, कोई भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, वो दो चीजों का जोड़ है जिन्हें आप अलग नहीं कर सकते। अच्छा। एक है पदार्थ, मैटर या हाइल, और दूसरा है रूप, फॉर्म या आइडोस। पदार्थ वो कच्ची सामग्री है जिससे कोई चीज बनी है, जैसे लकड़ी, मिट्टी, सोना। इसमें कुछ भी बन जाने की संभावना, पोटेंशियलिटी होती है। ठीक है। और रूप वो खास बनावट, वो ढांचा या वो फंक्शन है जो उस चीज को वो बनाता है जो वो है। मतलब कुर्सी का कुर्सीपन या मूर्ति का वो खास आकार। जैसे वो सोने की मूर्ति वाला उदाहरण अक्सर दिया जाता है। सोना हो गया पदार्थ और मूर्ति का जो डिजाइन है, उसका जो आकार है, वो हो गया रूप। उसी रूप की वजह से वो सोने का ढेर ना होकर एक मूर्ति कहलाती है। अच्छा, लेकिन मूर्ति का वजन या उसका रंग, ये सब क्या है फिर? हाँ, ये अच्छा सवाल है। वो है गुण, या फिर अरस्तु की भाषा में कहें तो आकस्मिकताएं, एक्सीडेंट्स। मतलब ये वो चीजें हैं जो उस वस्तु में है तो सही, पर उसके अस्तित्व के लिए, उसकी पहचान के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, मतलब मूर्ति थोड़ी भारी हो या हल्की, हाँ, या सुनहरी हो या थोड़ी मैली पड़ जाए, वो फिर भी मूर्ति ही रहेगी। उसका मूर्तिपन, उसका जो रूप है, वो नहीं बदलेगा। अरस्तु के लिए न तो सिर्फ कच्चा पदार्थ बिना किसी रूप के, और न ही सिर्फ रूप बिना किसी पदार्थ के अकेले मौजूद हो सकता है। असलियत हमेशा रूपित पदार्थ ही होती है, फॉर्म्ड मैटर। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल लगता है, एक फ्रेमवर्क मिलता है चीजों को समझने का। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोतों में भी इशारा है, बाद में इस विचार पर सवाल भी उठे, खासकर जब विज्ञान आगे बढ़ा। हाँ, बिल्कुल, कई गंभीर सवाल उठे। पहली बात तो ये कि पदार्थ और रूप का ये जो भेद है,
ये पूरी तरह से मेटाफिजिकल है, दार्शनिक है। इसे आप लैब में सीधे तौर पर देख या नाप नहीं सकते। हाँ, ये बात तो है। तो ये आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति जो सबूत और प्रयोग पर आधारित है, उसके साथ फिट बैठना मुश्किल हो जाता है। और कोई बड़ी चुनौती? दूसरी बड़ी चुनौती आई जैसे केमिस्ट्री से। जब दो चीजें मिलकर कुछ बिल्कुल नया बनाती हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनते हैं। हाँ। तो ये सिर्फ रूप बदलना नहीं है, पदार्थ का पूरा स्वभाव, उसका सार ही बदल जाता है। अरस्तु का सिद्धांत ऐसे गहरे केमिकल बदलावों को पूरी तरह से समझा नहीं पाता। और ये रूप की अवधारणा भी थोड़ी अस्पष्ट सी नहीं लगती कि ये आखिर है क्या, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है या कुछ और? ये भी एक आलोचना है, बिल्कुल। थोड़ी एम्बिग्युइटी रहती है। और दार्शनिक स्तर पर क्या दूसरे विचारकों ने, पश्चिमी या भारतीय, इसे चुनौती दी? जरूर दी। पश्चिमी दर्शन में ही देखें तो बाद के बड़े दार्शनिकों ने अपने अलग रास्ते अपनाए, जैसे डेकार्टेस का मन शरीर का द्वैतवाद या स्पिनोजा का एकेश्वरवाद। ये अरस्तु से अलग थे। फिर ह्यूम जैसे अनुभववादियों ने तो इस बात पर ही सवाल उठा दिया कि क्या वाकई किसी चीज के पीछे एक स्थायी पदार्थ जैसी कोई चीज होती भी है, या हम सिर्फ बदलते हुए गुण ही देखते हैं, रंग, आकार, वजन वगैरह। और भारतीय दर्शन? भारतीय दर्शन में तो बहुत विविधता है। जैसे न्याय वैशेषिक दर्शन दुनिया को परमाणुओं से बना मानता है, एटम्स से, जो अरस्तु के पदार्थ और रूप के अविभाज्य जोड़ से काफी अलग है। हाँ। वहीं अद्वैत वेदांत तो कहता है कि असलियत तो सिर्फ एक ही है, ब्रह्म। ये जो अलग अलग रूप और पदार्थ हमें दिखते हैं, ये तो माया या भ्रम है। ये तो अरस्तु के यथार्थवाद से बिल्कुल ही अलग नजरिया है। बिल्कुल। और बौद्ध दर्शन, खासकर नागार्जुन, वो तो शून्यता के सिद्धांत से किसी भी स्थायी पदार्थ के विचार को ही सिरे से खारिज कर देते हैं। और आज का विज्ञान, मॉडर्न साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, न्यूरोसाइंस, वो इस पदार्थ और रूप के विचार को कैसे देखते हैं? देखिए, आज की वैज्ञानिक खोजें अरस्तु के इस क्लासिकल धारणा से काफी आगे निकल गई हैं। फिजिक्स हमें बताती है कि पदार्थ खुद ऊर्जा में बदल सकता है। आइंस्टाइन का वो मशहूर E=mc²। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब पदार्थ कोई स्थायी, न बदलने वाली चीज नहीं है। क्वांटम फिजिक्स दिखाती है कि बहुत छोटे स्तर पर, सब एटॉमिक लेवल पर, चीजें किसी निश्चित रूप में नहीं होती, बल्कि संभावनाओं की लहरों, प्रोबेबिलिटी वेव्स की तरह व्यवहार करती हैं। अच्छा। और न्यूरोसाइंस को देखें तो वो बताता है कि हमारी चेतना या हमारी पहचान, हमारा सेल्फ, वो किसी एक स्थायी आत्मा या रूप से नहीं आता, बल्कि दिमाग के अरबों न्यूरॉन्स के बेहद जटिल नेटवर्क की गतिविधि से उभरता है। तो वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो अरस्तु का हाइलोमॉर्फिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विचार है, लेकिन आज की हमारी समझ के लिए वो पूरी तरह काफी नहीं है। ठीक है, चलिए अब अरस्तु के एक और बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत पर आते हैं, उनके 4 कारण, 4 कॉजेज। ये सिर्फ वो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात नहीं है ना? मतलब ये हुआ क्योंकि वो हुआ, उससे कुछ ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ पिछली घटना को अगली का कारण बताना नहीं है। अरस्तु किसी भी चीज को, किसी भी घटना को पूरी तरह समझने के लिए पूछते थे क्यों, वाई, और इस क्यों के जवाब में वो 4 तरह के कारण या स्पष्टीकरण बताते थे जो मिलकर उस चीज या घटना की पूरी कहानी कहते हैं। 4 तरह के कौन कौन से? पहला है भौतिक कारण, मटीरियल कॉज। वो चीज किससे बनी है। जैसे अगर कोई मूर्ति कांसे से बनी है तो कांसा उसका भौतिक कारण है। कुर्सी लकड़ी से बनी है तो लकड़ी। ठीक है, सिंपल। दूसरा है निमित्त कारण, इफिशिएंट कॉज। इसे किसने या किस प्रक्रिया ने बनाया, मतलब वो बाहरी एजेंट। जैसे मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई तो मूर्तिकार निमित्त कारण है, या बढ़ई ने कुर्सी बनाई। ये भी समझ आता है, बनाने वाला। तीसरा है आकारिक कारण, फॉर्मल कॉज। इसका डिजाइन, इसकी संरचना, इसका सार क्या है। मूर्ति का जो खास आकार है जो उसे वो मूर्ति बनाता है, वो आकारिक कारण है। या कुर्सी का जो ढांचा है जो उसे बैठने लायक बनाता है, यानी उसका ब्लूप्रिंट या एसेंस। हाँ, एक तरह से। और चौथा और अरस्तु के लिए सबसे जरूरी, वो है अंतिम कारण, फाइनल कॉज। इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य, इसका टेलॉस क्या है, इसे क्यों बनाया गया है या ये क्यों मौजूद है। जैसे कुर्सी का उद्देश्य है बैठने के काम आना, तो बैठना उसका अंतिम कारण है। इसी को टीलियोलॉजी कहते हैं, प्रयोजनवाद। बिल्कुल, टीलियोलॉजी।
ये विचार कि प्रकृति में हर चीज का कोई ना कोई अंतर्निहित उद्देश्य या लक्ष्य होता है, टीलियोलॉजी यानी हर चीज का कोई मकसद होता है। ये विचार सुनने में तो बहुत इंट्यूटिव लगता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये अरस्तू के लिए सबसे जरूरी था। पर आधुनिक विज्ञान, खासकर डार्विन के विकासवाद के बाद, इस मकसद वाली बात से शायद उतना सहमत नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आधुनिक जीव विज्ञान, खासतौर पे डार्विनियन एवोल्यूशन के बाद, प्रकृति में इस तरह के किसी पहले से तय मकसद या डिजाइन को नहीं मानता। जैसे रिचर्ड डॉकिंस जैसे विचारक हैं, वो तर्क देते हैं कि विकास किसी लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं था कि पक्षियों के पंख इसलिए विकसित हुए कि उनका मकसद उड़ना था। अच्छा, तो फिर कैसे? बल्कि हुआ ये कि शायद पंखों के शुरुआती रूप किसी और काम आते थे, जैसे शरीर को गर्म रखना या संतुलन बनाना, और फिर धीरे धीरे रैंडम म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन के जरिए संयोगवश वो उड़ने लायक बन गए। ये एक अंधी प्रक्रिया है, किसी सोची समझी योजना के तहत नहीं चलती। मतलब कोई डिजाइनर नहीं है पीछे। हाँ, इसी तरह दार्शनिक डेविड ह्यूम ने भी इस बात पर सवाल उठाया कि क्या हम वाकई कारण और प्रभाव के बीच कोई जरूरी आंतरिक संबंध देख भी सकते हैं, या ये बस हमारी आदत है कि हम दो घटनाओं को हमेशा साथ होता देखकर मान लेते हैं कि एक दूसरे का कारण है और उसका कोई मकसद है। और बर्ट्रैंड रसल ने भी शायद इसकी आलोचना की थी। हाँ, रसल ने टेलियोलॉजी को एंथ्रोपोसेंट्रिक कहा था। मतलब ये प्रकृति पर इंसानी तर्क थोपने जैसा है। हम इंसान हर चीज में मकसद ढूंढते हैं, तो हम मान लेते हैं कि प्रकृति भी ऐसी ही काम करती है। अच्छा, अब अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो क्या वहाँ कारणता को लेकर अरस्तू से मिलते जुलते या फिर बिल्कुल अलग विचार मिलते हैं? भारतीय दर्शन में कारणता पर बहुत ही गहरे और विविध विचार हैं। कुछ जगहों पर थोड़ी समानता दिख सकती है, लेकिन कई महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। जैसे सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। वो कहता है कि कार्य इफेक्ट जैसे घड़ा अपने कारण कॉज यानी मिट्टी में पहले से ही मौजूद होता है, बस अव्यक्त रूप में छुपा हुआ होता है। हाँ, छुपा हुआ। निर्माण का मतलब है उसे व्यक्त कर देना, कुछ बिल्कुल नया बनाना नहीं। ये अरस्तू के भौतिक और कुछ हद तक आकारिक कारण से थोड़ा मिलता जुलता लगता है, लेकिन ये प्रक्रिया को अलग तरह से देखता है। और इसके विपरीत भी कोई विचार है? हाँ, न्याय वैशेषिक दर्शन का असत्कार्यवाद है। वो कहता है कि कार्य कारण में पहले से मौजूद नहीं होता, उसे एक बाहरी एजेंट जैसे कुम्हार उत्पन्न करता है। ये अरस्तू के निमित्त कारण एफिशिएंट कॉज के काफी करीब है। अच्छा, फिर अद्वैत वेदांत है शंकराचार्य का। वो तो परम कारण ब्रह्म को मानते हैं, और ये जो दुनियावी कारण कार्य का सिलसिला है, इसे वो माया या भ्रम का हिस्सा मानते हैं। ये अरस्तू के 4 कारणों के फ्रेमवर्क से बिल्कुल परे चला जाता है। और बौद्ध दर्शन आपने पहले भी जिक्र किया था। हाँ, बौद्ध दर्शन और खासकर नागार्जुन का माध्यमिक स्कूल, वो निश्चित स्वतंत्र कारणों के विचार को ही चुनौती देता है। उनका सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद। हाँ, इसका मतलब है कि कोई भी चीज किसी एक अकेले कारण या अंतिम मकसद से पैदा नहीं होती, बल्कि सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर अनगिनत स्थितियों और कारणों के एक जटिल जाल वेब से उभरता है। हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है। ये तो बहुत अलग है अरस्तू से। बहुत अलग। और ये दृष्टिकोण कुछ मायनों में आधुनिक विज्ञान की सिस्टम थिंकिंग के काफी करीब लगता है, जहां चीजों को आइसोलेशन में नहीं बल्कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स के तौर पर देखा जाता है। ये बहुत दिलचस्प है। ठीक है, अब आते हैं अरस्तू के तत्व मीमांसा यानी परम वास्तविकता की खोज। जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, उन्होंने ना तो प्लेटो की तरफ विचारों की दुनिया को असली माना, नहीं डेमोक्रिटस जैसे उन दार्शनिकों की तरह जो कहते थे कि सब कुछ बस कणों का खेल है, यानी भौतिकवाद। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। हाँ, बिल्कुल। अरस्तू का मानना था कि ब्रह्मांड यूं ही बेतरतीब केओटिक नहीं चल रहा, इसके पीछे कुछ लॉजिकल सिद्धांत हैं, एक व्यवस्था है। उन्होंने देखा कि दुनिया में हर चीज बदल रही है, गति में है। हाँ, ये तो दिखता ही है। तो उन्होंने तर्क दिया कि इस सारी गति का, सारे बदलाव का कोई तो पहला स्रोत, कोई अल्टीमेट सोर्स होना चाहिए, कोई ऐसी चीज जो खुद न बदलती हो, खुद स्थिर या गतिहीन हो, लेकिन बाकी सब में गति पैदा करती हो। क्यों? ऐसा क्यों सोचा उन्होंने? क्योंकि अगर हर हिलने वाली चीज को कोई दूसरी हिलने वाली चीज हिला रही है, तो ये सिलसिला तो कभी खत्म ही नहीं होगा। आप कारण खोजते खोजते पीछे जाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक पहला कारण होना चाहिए जो खुद अकारण हो,
खुद स्थिर हो। अच्छा, एक फर्स्ट कॉज। हाँ, एक अनमूव्ड मूवर। इसी को उन्होंने प्रधान संचालक या फिर एक्टिस प्यूरिस भी कहा, यानी शुद्ध वास्तविकता। ऐसी अवस्था जिसमें अब और बदलने की कोई संभावना, पोटेंशियलिटी बची ही नहीं है, वो पूर्ण है। और वही ब्रह्मांड की हर गति और बदलाव का अंतिम कारण है। हाँ, एक तरह से वो अंतिम लक्ष्य है, एक आदर्श है जिसकी तरफ सब कुछ खिंचा चला जा रहा है बिना उसके खुद हिले, जैसे एक चुम्बक लोहे को खींचता है बिना खुद हिले। और ये उनके संभाव्यता और वास्तविकता वाले विचार से जुड़ता है। वो बीज वाला उदाहरण, बिल्कुल, कि बीज में पेड़ बनने की संभावना है, पोटेंशियलिटी है। हाँ, और जब वो पेड़ बन जाता है तो वो वास्तविकता, एक्चुअलिटी बन जाती है। एकदम सही। ये सिद्धांत अरस्तू का तरीका है चेंज और डेवलपमेंट को समझाने का। हर चीज में कुछ बनने की, कुछ होने की संभावना छुपी होती है, और जब वो चीज उस संभावना को हासिल कर लेती है, जब वो बन जाती है, तो वो वास्तविकता की स्थिति में पहुंच जाती है। बीज संभावना, पेड़ वास्तविकता बनता है। एक बच्चा जिसमें सीखने की क्षमता है, संभावना, वो अभ्यास से ज्ञानी बन सकता है, वास्तविकता। ये सिर्फ बायोलॉजिकल चीजों पर ही नहीं, सीखने या स्किल डेवलपमेंट पर भी लागू होता है। हाँ, बिल्कुल। एक छात्र में दार्शनिक बनने की क्षमता है जिसे वो शिक्षा और अभ्यास से वास्तविकता में बदल सकता है। अरस्तु ने एक तरह का पदानुक्रम, एक हायरार्की भी देखी अस्तित्व की। कैसी हायरार्की? सबसे ऊपर प्रधान संचालक, जो सिर्फ वास्तविकता है, उसमें कोई संभावना नहीं बची। फिर इंसान और बाकी जीव जिनमें संभावना लगातार वास्तविकता में बदलती रहती है। और सबसे नीचे शुद्ध पदार्थ, जिसमें सिर्फ संभावना ही संभावना है, कोई निश्चित रूप या वास्तविकता अभी नहीं है। लेकिन ये जो पूरा सफर है संभाव्यता से वास्तविकता तक का, और खासकर ये विचार कि ये किसी तयशुदा लक्ष्य या सार, एसेंस की तरफ बढ़ता है, इस पर भी तो गंभीर सवाल उठे हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। हाँ, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं कई दिशाओं से। जैसे विज्ञान की तरफ से? हाँ, विज्ञान की तरफ से, जैसे हमने पहले विकासवाद की बात की। डार्विन ने ये विचार तोड़ दिया कि प्रजातियां किसी अंदरूनी आइडियल फॉर्म या सार को पाने की कोशिश कर रही हैं। बदलाव तो बाहरी माहौल के दबाव और संयोग, रैंडमनेस पर आधारित है, किसी प्री डिफाइंड लक्ष्य पर नहीं। न्यूटन और आइंस्टाइन के फिजिक्स ने भी दिखाया कि गति के लिए किसी अंदरूनी प्रयास या लक्ष्य की जरूरत नहीं है, बाहरी बल काफी है। और क्वांटम मैकेनिक्स? हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स, हाइजेनबर्ग, बोर तो बताती है कि वास्तविकता मौलिक स्तर पर नियतात्मक नहीं बल्कि संभाव्य है। एक संभावना हमेशा एक ही निश्चित वास्तविकता में बदले, ये जरूरी नहीं है। कई संभावनाएं एक साथ मौजूद हो सकती हैं। ये तो अरस्तु के विचार से काफी अलग है। बिल्कुल। और दार्शनिक आलोचनाएं? दार्शनिक स्तर पर भी कड़ी आलोचना हुई। डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिकों ने तो पहले कारण या प्रधान संचालक की जरूरत पर ही सवाल उठा दिया। फिर अस्तित्ववादी दार्शनिक आए, जैसे जॉन पॉल सार्त्र। सार्त्र का क्या कहना था? उनका मशहूर कथन है कि कम से कम इंसानों के लिए तो अस्तित्व सार से पहले आता है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। मतलब हम पहले दुनिया में आ जाते हैं, हमारा कोई तयशुदा सार या ब्लूप्रिंट नहीं होता। फिर हम अपने चुनावों से, अपने कर्मों से खुद को बनाते हैं, अपना सार गढ़ते हैं। ये तो अरस्तु के एकदम उलट है, जो मानते थे कि हर चीज का एक सार या रूप होता है जिसे वो पूरा करने की कोशिश करती है। बिल्कुल उलट। और बौद्ध धर्म का प्रतीत या समुत्पाद भी याद रखिए, वो भी एक सीधी लक्ष्य उन्मुख गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया के बजाय इंटरडिपेंडेंस पर जोर देता है। और भारतीय दर्शन में कोई और आलोचना अद्वैत वेदांत या बौद्ध धर्म के अलावा? हाँ, जैसे जैन धर्म का अनेकांतवाद का सिद्धांत है, जो कहता है कि वास्तविकता के कई पहलू होते हैं। ये इस विचार को चुनौती देता है कि विकास का कोई एक ही पूर्व निर्धारित मार्ग या लक्ष्य हो सकता है, शायद कई संभावित रास्ते हों। और टेक्नोलॉजी, आपने एआई का जिक्र किया था। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रणालियां डेटा से सीखती और विकसित होती हैं, बिना किसी अंतर्निहित जैविक संभाव्यता या सार के। ये इस विचार पर सवाल उठाता है कि विकास के लिए हमेशा एक पहले से मौजूद आंतरिक क्षमता या टेलोस का होना जरूरी है। तो इतनी सारी आलोचनाएं हैं, वैज्ञानिक, दार्शनिक, भारतीय दर्शनों से, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी से भी। इन सब के बावजूद
क्या अरस्तू के इस संभावना और वास्तविकता वाले विचार का या प्रधान संचालक वाले विचार का कोई असर रहा बाद के विचारकों पर, या ये बस एक ऐतिहासिक जिज्ञासा बनकर रह गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आलोचनाओं के बावजूद इसका गहरा और स्थायी असर रहा है। आप देखिए, जर्मनी के महान दार्शनिक हेगेल की जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, डायलेक्टिकल प्रोसेस है, जिसमें विचार विकसित होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अरस्तू के संभाव्यता से वास्तविकता की ओर बढ़ने की झलक दिखती है। अच्छा। स्पिनोजा की जो वास्तविकता की आत्म प्रकट होने की अवधारणा है, उसमें भी इसकी गूंज है। और मध्ययुगीन ईसाई धर्मशास्त्र में तो थॉमस एक्वाइनस ने ईश्वर को अरस्तू के प्रधान संचालक की तर्ज पर शुद्ध वास्तविकता यानी प्योर एक्चुअलिटी के रूप में परिभाषित किया। ये विचार बहुत प्रभावशाली रहा है, भले ही इसे लगातार चुनौती मिलती रही हो और इसकी पुनर्व्याख्या होती रही हो। तो आज हमने अरस्तू के दर्शन के कुछ बहुत ही केंद्रीय, बहुत ही अहम पहलुओं पर नजर डाली। प्लेटो से उनका वो महत्वपूर्ण प्रस्थान और यथार्थवाद पर जोर, उनका वो पदार्थ और रूप का जटिल सिद्धांत हाइलोमॉर्फिज्म, फिर किसी चीज के होने की उनकी वो 4 स्तरीय व्याख्या यानी 4 कारण, जिसमें वो विवादास्पद अंतिम कारण या टेलियोलॉजी भी शामिल है। बिल्कुल। और आखिर में संभाव्यता से वास्तविकता तक की यात्रा की उनकी अवधारणा और उसके पीछे का वो विचार, प्रधान संचालक। ये तो साफ है कि उनके विचार कितने बुनियादी और कितने स्थायी रूप से प्रभावशाली रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल साफ है। और साथ ही ये भी साफ है कि कैसे समय के साथ, खास तौर पर आधुनिक विज्ञान के आने से और दुनिया भर की अलग अलग दार्शनिक परंपराओं, चाहे वो पश्चिम की हो या भारत की, उनके विकास के साथ अरस्तू के इन विचारों को लगातार परखा गया है, चुनौती दी गई है और अपने अपने तरीके से फिर से समझा गया है, रीइंटरप्रेट किया गया है। अरस्तू ने हमें वास्तविकता, बदलाव और उद्देश्य को समझने के लिए एक बहुत शक्तिशाली वैचारिक ढांचा दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज्ञान की यात्रा तो निरंतर चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं। हमेशा नए सवाल उठते हैं, नए नजरिए सामने आते हैं। और सच कहूं तो अरस्तू के विचारों पर जो बहसें हुई हैं, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल। और इस चर्चा के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अरस्तू मानते थे कि हर चीज का एक अंतिम कारण या उद्देश्य, एक पर्पस होता है। हाँ, टेलोस। हाँ, टेलोस। आज का विज्ञान शायद प्राकृतिक दुनिया पर इस विचार को लागू नहीं करता, पर क्या हमारे अपने जीवन में, हमारे एक्शंस में या हमारे समाज के लक्ष्यों में उद्देश्य की इस धारणा का कोई महत्व है? क्या हमें अपने लिए या अपनी दुनिया के लिए कोई मकसद तलाशने की जरूरत महसूस होती है, या ये बस एक इंसानी सोच है, एक मानवीय दृष्टिकोण है जिसे हम इस विशाल उदासीन ब्रह्मांड पर थोपने की कोशिश करते हैं? ये सोचने लायक सवाल है। इस पे जरूर सोचिएगा।